Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, marginalization and social justice. So student, in starting only you have to have a keyword that is marginalization and social justice. चैप्टर की शुरुआत में ही दो भारी भारी शब्द है, पहला मार्जिनलाइजेशन और दूसरा सोशल जस्टिस। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये दो वर्ड का मीनिंग समझे। तो मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग होता है बच्चा किसी को डीमीन करना। अब वो व्यक्ति सिंगल भी हो सकता है या पूरा ग्रुप भी हो सकता है। पूरे ग्रुप को डीमीन करना, पूरे ग्रुप को डिग्रेड करना या किसी एक व्यक्ति को डिग्रेड करना, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप एज इनसिग्निफिकेंट। तो ऑल इन ऑल समझें आप, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को डिमीन करना, डिग्रेड करना या उसे ऐसे फील कराना, उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करना कि वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, इसी को क्या कहते हैं बच्चा? मार्जिनलाइजेशन। और अगर मैं हिंदी वर्ड बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो है हाशिए पे रखना या किनारे पे रखना, ठीक है। चलो अब बात आती है सोशल जस्टिस की। तो सोशल जस्टिस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चा सामाजिक न्याय, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। अभी सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। मीन्स इस चैप्टर में हम ऑल इन ऑल वो पढ़ेंगे कि जो आज तक मार्जिनलाइज थे, अब हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे सोसाइटी में। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा? इक्वल। आई होप नाउ बोथ द वर्ड्स आर क्लियर टू यू। सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, जस्टिस करना है वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, अपॉर्चुनिटीज में। और मार्जिनलाइजेशन मतलब किसी को अब तक हम डीमीन डिग्रेड करते आए हैं तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, कि वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आए। वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, कुछ ग्रुप्स आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो आइसोलेटेड हैं, थोड़ा सा सोसाइटी से अलग है, सोसाइटी में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है, मुख्य धारा जो है सोसाइटी की, जिसमें हम सब लोग या लोग रहकर हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, भले वो फेस्टिवल हो या और कोई भी प्रोग्राम हो, तो उससे कुछ लोग बेटा आइसोलेटेड हैं, हमने कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे ही ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कुछ जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन्हें कन्फाइंड कर दिया जाता है लोअर सोशल स्टैंडिंग में। मतलब कुछ व्यक्तियों को हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर से ही ये लग जाएगा कि भाई हम जो है वो इस सोसाइटी का पार्ट तो नहीं है, ठीक है, हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, हमारी जो स्टैंडिंग है, सोशल स्टैंडिंग है, वो लोअर है। तो आप किसी व्यक्ति के साथ जब ऐसा बिहेवियर करते हैं कि उसको फील कर जाए कि भाई मैं इनकी सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, या इन लोगों के सामने जो मेरी स्टैंडिंग बहुत लोअर है, इसी को क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन ऑल इन ऑल क्या हो गई? एक सोशल प्रोसेस हो गई, ठीक है, जहां पर सर्टेन सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उन्हें आपने क्या डिक्लेयर कर दिया? लोअर सोशल स्टैंडिंग पीपल। सो स्टूडेंट, वो ग्रुप, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को बिल्कुल एक बढ़िया से आइडिया था कि भाई हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है, हमारी सोसाइटी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, है ना, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से लिखें, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दें कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनकी सफरिंग्स, सोशल हो या इकोनॉमिक हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, आप सबको ही पता होगा, ठीक है। अब ये जो BR अम्बेडकर थे, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, मेहर कास्ट से, है ना। तो इनको भी स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जाता, इन्होंने जो अपनी पूरी एजुकेशन है वो क्लास के बाहर बैठ के पूरी की है बेटा, इनको क्लास में एंटर करने की परमिशन नहीं मिलती थी। और उसके बाद 3-4 PhD इन्होंने कर ली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, पूरी दुनिया में लोग इनको जानने लग गए। तो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई मेरी जो कंट्री है वहाँ पर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है। मैं तो सशक्त था, मैं पढ़ गया, पर हो सकता है
कोई और बच्चा मेरी कम्युनिटी का वो इन सब चीज़ों को फेस ना कर पाए, वो एजुकेशन ना ले पाए। इसीलिए इनका तो बिल्कुल कोशिश थी कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बने कि भाई ये जो प्रैक्टिस है डिस्क्रिमिनेशन की ये ख़त्म कर दी जाए। चलो अब देखते हैं, जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो जानते थे कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं हमारे इंडिया में, तो उन्होंने इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से लिखा कि वो एलिवेट कर पाए सोशल और इकोनॉमिक सफरिंग्स को। जितनी भी सोशल इकोनॉमिक सफरिंग्स है जो एक मार्जिनलाइज ग्रुप फेस कर रहा है, उन सब को ख़त्म किया जा सके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट है ना, तो बच्चा इंडिया में पहले, खैर आज भी है पर आज बहुत कम हो गया है, इंडिया में पहले एक रिजिड कास्ट बेस्ड सिस्टम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का कास्ट बेस्ड सिस्टम हुआ करता था। ब्राह्मण में बहुत सारी सब कास्ट थी, क्षत्रिय में बहुत सारी सब कास्ट थी, तो एक रिजिड सिस्टम हुआ करता था। हम हमारी कास्ट कभी भी चेंज नहीं कर पाते थे, है ना। हमारा जो सरनेम होता है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, वो चेंज नहीं हो पाता था, बहुत रिजिड था। खैर होता तो आज भी नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो लोगों को डिवाइड करते थे हाई कास्ट में, लो कास्ट में। ब्राह्मण, क्षत्रिय हाई कास्ट हो गए, शूद्र, वैश्य और शूद्र लोअर कास्ट हो गए, जिसमें जो शूद्र थे उनकी कंडीशन तो बहुत ही खराब थी। जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ होती थी या लोग होते थे, उनको अनटचेबल्स कहा जाता था कि इनको छूना नहीं है, इनको टच नहीं करना है, ये सिन है, इनको छूना सिन है, इनको छूना पाप है। ठीक है, उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। ये जो लोग होते थे अनटचेबल्स, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते थे, जैसे ये मेन विलेज है तो मेन विलेज में नहीं रहते थे बेटा, ये लोग आउटर स्कर्ट्स में रहते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ में पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इनके लिए सोसाइटी बहुत ही क्रूअल थी, है ना। इन लोगों को बोला जाता था कि आप दिन में 12 बजे के बाद ही हमारी विलेजेस में एंटर करेंगे किसी भी मीनियल जॉब के लिए, क्योंकि इनकी परछाई जो होती है, शेडोज को भी अम, अशुभ माना जाता था। चलो, तो स्ट्रिक्ट रूल्स से जो सोसाइटी को हाई कास्ट लो कास्ट में डिवाइड करते थे। जो लोअर कास्ट पीपल थे उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, इसलिए उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता था। इवन उन्हें एजुकेशन के राइट भी नहीं थे। मैंने बताया ना, बी आर अम्बेडकर ने पूरा अपना एजुकेशन जो है, स्कूलिंग है, वो स्कूल क्लास के बाहर बैठ के कंप्लीट किया है। ठीक है, उन्हें क्लास में एंटर नहीं करने देते थे। और उनके लिए एक ही ऑप्शन था कि जो तुम्हारा हेरिडेटरी प्रोफेशन है आप उसी को ऑप्ट कर पाओगे। ठीक है, और किसी प्रोफेशन को आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे। भले ही किसी शूद्र कम्युनिटी, लोअर कास्ट कम्युनिटी में एक ऐसा बच्चा ने बर्थ लिया हो जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिसको आर्चरी अच्छी आती हो या कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा हो, तो नो, आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकते। आपके पेरेंट्स जो करें वही आपको भी करना पड़ेगा। इस टाइप की मतलब सोसाइटी थी हमारी। Thus they remained economically backward, और इसीलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे, क्योंकि उन्हें प्रोफेशन चेंज ही नहीं करने दिया आपने, विथ नो एवेन्यू टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। और ऐसा लगता भी नहीं था कि कभी इनकी कंडीशन में कोई सुधार आ पाएगा। फिर बेटा क्या हुआ, ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन, सीवियर डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो रहे थे, तो इन सब का नोट लिखा गया। मतलब इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए इन्हें। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, इनको प्रोफेशन चेंज नहीं करने दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो सीवियर डिस्क्रिमिनेशन था उसको ध्यान में रखते हुए, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ थी वो जो सफ़र कर रही थी, उनकी सफरिंग्स को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन्हें दिए एंड लिस्टेड द नेम्स ऑफ देयर कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका नाम अ, इनकी कम्युनिटीज़ का नाम किस में भी लिस्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐसे मार्जिनलाइज्ड लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस नाम से लिखा गया है वो शेड्यूल कास्ट। समटाइम्स दे आर ऑल्सो रेफर टू एज दलित, कई बार इन्हें दलित भी बोलते हैं, पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, शेड्यूल कास्ट। अब कुछ स्टेप्स ली गई हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन्हें सोसाइटी का मेन स्ट्रीम बनाने के लिए, इनकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इनको कुछ स्टेप्स ली गई हैं। वो स्टेप्स हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं शेड्यूल्ड कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन से सेफ रखने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इन दिस, इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एम था, उद्देश्य था कि वो सोसाइटी के, मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट है, सोसाइटी के नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के
कल्चरल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बात ठानी कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा शेड्यूल कास्ट के सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट को। कुछ स्टेप्स ली गई इसके लिए। पहला जो स्टेप था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पैडली नीडेड था, वो लिया गया आर्टिकल 17 के अंदर, अनटचेबिलिटी को एबलिश करना। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 17 बात करता है किस रिगार्ड में, कि अनटचेबिलिटी अब एबलिश हो गई है। अगर आप किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे अनटचेबिलिटी, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, इलीगल है, आपको हो सकता है प्रिजन भी, जेल भी जाना पड़े इसके लिए। तो आर्टिकल 17 किसको एबलिश करता है, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, चलो। फिर ये भी इंश्योर किया गया कि किसी भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों को कभी भी मना नहीं किया जाएगा, डिनाई नहीं किया जाएगा टेंपल में एंटर करने से, होटल में एंटर करने से, किसी भी शॉप से सामान लेने में, या किसी भी रेस्टोरेंट में जाने में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस। हर पब्लिक प्लेस पे उसकी एक्सेस होगी, भले मंदिर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या कोई और प्लेस। दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यूजिंग पब्लिक वेल। उन्हें पब्लिक वेल यूज करने से भी मना नहीं किया जा सकता, पब्लिक टैंक यूज करने से भी मना नहीं किया जा सकता। अगर आपने ऐसा किया तो वो पनिशेबल क्राइम है। किसी भी चाइल्ड को किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि भाई यार ये शेड्यूल कास्ट है, इसकी जाति तो ऐसी नहीं है जिसको मैं जनरल कम्युनिटी के साथ बैठ के पढ़ाऊँ, मैं ऐसे एडमिशन नहीं दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी चाइल्ड को डिनाई नहीं करेंगे एडमिशन के लिए, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। जो कौन मेंटेन कर रहा है, स्टेट सरकार अगर किसी स्कूल को चला रही है तो वहाँ पर किसी भी फॉर्म का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और एडमिशन के लिए तो स्ट्रिक्टली आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि इसकी कास्ट ये है इसलिए मैं ऐसा एडमिशन नहीं दे रहा हूँ। फिर हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स रिजर्व की हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए हमने सारे गवर्नमेंट जॉब के में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं कि भाई ये जो सीट्स हैं इस पे शेड्यूल कास्ट का बंदा ही आएगा। चलो, फिर शेड्यूल कास्ट के पार्टिसिपेशन को हमको लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बढ़ाना था। ठीक है, तो हमने कुछ सीट्स लोकसभा में, विधानसभा में किसके लिए इंश्योर कर दी, शेड्यूल कास्ट के लिए इंश्योर नहीं कर दी, रिजर्व कर दी। ठीक है, कुछ सीट्स होती हैं जो रिजर्व है, जहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो हमने लोकसभा, विधानसभा में भी इनके लिए कुछ सीट्स फिक्स कर दी, सो दैट दे कैन कि कम इनटू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ये लोग आ पाए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब पता है ना, इलेक्शन के पर्पस के लिए एरिया के बेसिस पे हमारे इंडिया को इलेक्शन स्मूथली हो जाए, उसके लिए पूरे इंडिया को एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है, और इसी डिवाइडेड एरिया को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने क्या कर दी हैं बच्चा, रिजर्व कर दी हैं कि इस सीट से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही लड़ सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शंस को। द प्रोग्रेस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैज बीन अ मेजर फोकस ऑफ डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। बच्चा 50s के बाद, 1950s के बाद हमने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिनके थ्रू हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया इंडिया का, उन प्लान्स का मेजर फोकस रहा है कि भाई हमेशा शेड्यूल कास्ट मेन स्ट्रीम में आए, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस हम करते रहे हर 5 ईयर प्लान में। सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया हम लोगों ने इन लोगों के लिए, किन के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेट की गई, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी बना दी गई, जो वेलफेयर देखेगी शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर को देखने के लिए कि जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दीज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस और नॉट, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने किसको सेटअप किया बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसके लिए काम करती है, शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके वेलफेयर को देखती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इंडिया में बच्चा बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो किस कम्युनिटी को, जैसे हम ट्राइबल कम्युनिटी कह सकते हैं। इंडिया हैज़ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में एक कंसिडरेबल प्रोपोर्शन है किसका, शेड्यूल्ड ट्राइब का।
जैसे हमने शेड्यूल्ड कास्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है बच्चा, लिखा है, वैसे ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी लिखा है। द ट्राइबल कम्युनिटीज़ और द ट्राइब लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये किस नाम से गई हैं, किस नाम से लिस्ट हुई हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब। इन्हें कई बार आदिवासीज भी कहा जाता है, आदिवासी, है ना। ये हमेशा ग्रुप कर दिए जाते हैं किसके साथ में? शेड्यूल कास्ट के साथ। किस कैटेगरी में? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हम दोनों को साथ नहीं बोल देते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, है ना। इनकी ग्रुपिंग किसके साथ हुई है? शेड्यूल कास्ट के साथ। जब 2001 में सेंसस हुआ था, सेंसस बोले तो हेड काउंट, जो हमारी कंट्री में 10 सालों में होता है, हर 10 साल में होता है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ट्राइब थी वो 8.6% थी इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% कौन है? शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। Most of the tribal population lives in northeastern states, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वो उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 8.6%। अब ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ रहती है बच्चा? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, 7 सिस्टर्स। देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ट्राइबल कम्युनिटीज। सम ट्राइबल ग्रुप्स आर इन इंडिया। कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप हमारे इंडिया में हैं? गोंड्स, भील, संथाल्स। गोंड्स, भील, संथाल और बंजारा भी है। पता नहीं क्यों बंजारा इसमें इंक्लूड नहीं किया है। चलो, तो जो गोंड्स हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मिलेंगे। भील आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये जो भील कम्युनिटी है, ये वही कम्युनिटी है जो आप महाराणा प्रताप सीरियल में देखते हैं, जो महाराणा प्रताप को हेल्प करती है ना। चलो, तो भील कहाँ मिलेंगे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। संथाल कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। संथाल, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अपातनी, अरुणाचल प्रदेश। अपतानी, क्या लिखा है ये बच्चा? अपतानी। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? अपतानी। मिजो कहाँ के? मिजोरम के। अरुणाचल प्रदेश के अपतानी, मिजो फ्रॉम मिजोरम। वर्ली कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में। काशी मेघालय में। नागा नागालैंड में। विश्नोई राजस्थान में। राजस्थान के विश्नोई, नागालैंड के नागा, मेघालय के काशी और महाराष्ट्र की वर्ली। ये कुछ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो हमारे इंडिया में मिल जाएंगी। स्टेटस क्या है बच्चा अभी इन लोगों का? तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, इनके डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, इनका कल्चर, लाइफ स्टाइल हमसे बहुत ज़्यादा अलग होता है बेटा। मोस्ट ऑफ देम स्टिल लेड अ सिंपल लाइफ, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है सिंपल लाइफ स्पेंड करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरी, इन सब में बिलीव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ देम स्टिल लीड अ सिंपल लाइफ। आज भी बहुत सारे लोग सिंपल लाइफ ही जी रहे हैं। ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। नोमैडिक हर्डिंग मतलब थोड़े टाइम यहाँ है, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, फिर यहाँ चले गए, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, फिर यहाँ आ गए और फिर वापस से यहाँ आ गए। तो ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। कई बार ये दूसरे प्रोफेशंस को भी ऑप्ट कर लेते हैं। देयर जोग्राफिकल आइसोलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इनका जोग्राफिकल आइसोलेशन, ये इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो ये हो गया जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एडवांटेज नहीं लिया, तो इकोनॉमिक बैकवर्ड रह गए। वहाँ पर स्कूल्स वगैरह भी नहीं थे, तो एजुकेशन की भी कमी इन लोगों में देखी जा रही है और इसी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक तो जोग्राफिकल आइसोलेशन है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है इन लोगों में, और एजुकेशन भी नहीं है। तो इन सारे रीजंस के कारण इनका क्या हो रहा है बच्चा? एक्सप्लॉयटेशन। अब हमारी सरकार ने क्या किया इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कौन से स्टेप्स लिए हैं? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शेड्यूल ट्राइब को भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। इनके जो राइट्स हैं उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, इनके स्टेटस को कंटिन्यूअस अपलिफ्ट करने की बात करता है, ठीक है। अब क्या क्या किया है वो देखते हैं। पहला तो इनके अगेंस्ट में जो भी एट्रोसिटीज़ होती थी, तो क्या पास कर दिया है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में जो भी एट्रोसिटीज़ होती थी उसके लिए हमने पास कर दिया है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट
1989 में क्या पास किया? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये पास हो गया। ठीक है, यहाँ से ही एक्ट का नाम है बच्चा, यहाँ से। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में मैंने कंफ्यूज किया हो तो ये जरा समझना कि प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो एट्रोसिटीज़ होती थी किसके अगेंस्ट में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ होती थी उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1989। मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है जो किसके ऊपर काम करेगी? ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर काम करेगी। कब बनाई? 1999 में, जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेगी कि किस तरीके से हम शेड्यूल ट्राइब के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर पाएँ, उनको डेवलप कर पाएँ, इसके लिए क्या बना दी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर जो शेड्यूल ट्राइब थे उन्हें कंसेशंस दिए गए, उन्हें रिजर्वेशन दिए गए, बिल्कुल इस शेड्यूल कास्ट की तरह ही। कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए भी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी। फिर इसके बाद लगा कि भैया इनका पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो हमने लोकसभा और विधानसभा में भी इनके लिए सीट्स रिजर्व की। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, लाइक इन लोगों में जो लिटरेसी है वो धीरे से कम हो जाए, लिटरेसी रेट बढ़ जाए, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पर ओपन कर रही है। उनका अगर एक बार उनके पास एजुकेशन आ गई तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। जो शेड्यूल ट्राइब है वो लोन ले सकते हैं इजी टर्म्स पे, उनके कल्चर को, हैंडीक्राफ्ट को भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। अब हम बात करेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस की, जिन्हें हम ओबीसीज कहते हैं। इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कैसा? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन्हें SEBC भी कहते हैं। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। दे ऑल्सो गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफ गार्ड दिए गए हैं इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 340। तो जो आर्टिकल 340 है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो भलाई को प्रमोट करेगा, मतलब वेलफेयर, कल्याण की बात करेगा। किसके कल्याण की? ओबीसी की। वेलफेयर का मीनिंग होता है कल्याण करना, ठीक है। तो ओबीसी के कल्याण को और ज़्यादा प्रमोट करेगी सरकार। किसके अंदर बोला गया? आर्टिकल 340 में ये बात की गई। 340 के 1 में बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो एम्पावर होगा कि वो कभी भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, नहीं आया, उनकी कंडीशन कैसी है। ये राइट किसको दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 341 के अंदर में प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी सोशल स्टेटस को सुधारने के लिए क्या क्या किया है सरकार ने? पहला स्टेप ये लिया है कि इन्हें 27% रिजर्वेशन दे दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें 27% पे कौन ही लोग आएंगे? SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए हैं जो स्पेशली टारगेट करती हैं किसको? ओबीसी को। जैसे इन लोगों को हम प्री एग्जामिनेशन कोचिंग दे रहे हैं जिससे जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉम्पीट कर पाएँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर जो ओबीसी हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स इनके लिए लॉन्च की हैं, इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। अगर कोई ओबीसी का बच्चा कोई टेक्निकल एजुकेशन लेने जाए तो उसे इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी ओबीसी के लिए लॉन्च की हैं। फिर असिस्टेंस दिया है हमने बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ओबीसी के लिए काम कर रही थी, ठीक है, उन्हें एजुकेशन दे रही थी या उनके किसी भी तरीके से सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर रही थी। तो हमारी सरकार बोलती है अगर आप ऐसा कर रहे हैं बीइंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तो हम आपको थोड़ा बहुत पैसा देंगे। चलो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाई। क्या बनाई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका काम था ओबीसी के वेलफेयर को देखना। चलो, अब हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज, ठीक है। अभी हमने देखा मार्जिनलाइज्ड, अब देखेंगे माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी का सिंपल मतलब समझो तो जो पॉपुलेशन में कम हो, जो नंबर में कम हो, उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटीज।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड को ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये बताया है कि इट ओनली टॉक्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक रूप से जो लोग कम हो या जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम हो, वो क्या होंगे, माइनॉरिटीज़। ठीक है, जब 2011 का सेंसस हुआ तो जो माइनॉरिटीज़ थी वो थी 20.2% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इंडिया के पॉपुलेशन में 20.2% थी हमारी माइनॉरिटी। 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें हम, मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है कि ये माइनॉरिटीज़ होंगी। देखो बहुत सारे रिलीजन है हमारे इंडिया में, उन सारे रिलीजन्स में जो 5 रिलीजन कम्युनिटीज़ हैं वो कैसी हैं, माइनॉरिटी। अब देखिए वो कौन कौन है, मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, मुस्लिम, फिर है सिख, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। कौन कौन है, जैन भी होनी चाहिए बेटा इसमें, जैन भी है, जैन भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ये गूगल पे सर्च करके देख लेना एक बार, जैन भी होने चाहिए। ये किसी, चलो छोड़ो, नहीं डिबेट करते हैं इस बात पे। तो माइनॉरिटीज में कौन कौन आ रहे बच्चा, मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है, किसको, माइनॉरिटीज को। पहला जो हमने प्रोविजन बनाया है वो है आर्टिकल 29 के अंदर में आर्टिकल 29(1) कि भाई आप अपनी डिस्टिंक्ट जो अलग लैंग्वेज है, जो आपका स्क्रिप्ट है या जो कल्चर है, उसको कंजर्व करके, संरक्षित करके, संभाल कर रख सकते हैं। इसका राइट आपके पास है, किस आर्टिकल के अंदर, 29(1) के अंदर। फिर आर्टिकल 29(2) बात करता है किसकी, कि कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन में, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सरकारी स्कूल में भी, और वो इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार पैसा दे रही है वहाँ पर भी, किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, गोरे काले के आधार पर या कास्ट के आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यार ये तो बिहार से आया है, ये यूपी से आया है, रेस की बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आर्टिकल 30 बात करता है कि जितने भी रिलीजन हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं या अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 35 एक ही बात करें तो स्टेट जो होता है वो कुछ प्रोविजंस बनाता है जिससे वो मदर टंग प्राइमरी लेवल पे तो, कि भाई बच्चों जब तक प्राइमरी लेवल में है, छोटे हैं, 5 साल 10 साल तक, उन्हें उन्हें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो उनकी प्राइमरी, उनकी जो मदर टंग होगी उसी में दिए जाएंगे। प्राइमरी स्टेज में बच्चे को, मतलब 5th तक का एजुकेशन हम कोशिश करेंगे कि किस में ही दे बच्चा, उनकी मदर टंग में ही दे। ये किस आर्टिकल के थ्रू आया, 351 के थ्रू आया, 350A, 350A नॉट 1, 350A। आर्टिकल 350B क्या बोलता है, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर आए, है ना, उसकी भी बात करता है। भाई हमारी जो सरकार है उन्हें प्रोविजंस करने चाहिए कि स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हो, किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। इंडिया में कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजन और रेशियल डाइवर्सिटी है, ये सब आप लोग जानते हैं कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो है ही है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ के साथ भैया रीजनल डाइवर्सिटीज़ भी हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ भी हैं, रिलीजन भी है, ठीक है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटीज़ भी हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे प्रोविजंस बनाता है कि जिससे कम्युनल हार्मनी को अचीव किया जा सके, है ना, जो 1 2 3 4 कम्युनिटी है वो साथ में रहें, ना कि आपस में बैठ के लड़ाई करें, नेशनल इंटीग्रेशन हो, और पूरी कंट्री में हर एरिया का, हर रिलीजन का, हर रीजन का, हर लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति का यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं किसी कोई बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, कोई बेचारा गरीब ही बैठा है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास मनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की अगर हम बात करें बेटा तो शेड्यूल ट्राइब को तो हमने पढ़ा, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। ओबीसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। फिर हमने माइनॉरिटी ग्रुप पढ़ा, ठीक है। विमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेटा वीमेन और जो चिल्ड्रन होते हैं ये भी क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के। हमने इनको पढ़ेंगे एक एक करके। वीमेन, अगर हम वीमेन की बात करें बच्चा तो
जितनी एट्रोसिटीज, जितना डोमेस्टिक वायलेंस हमारे इंडिया में औरतों के साथ होता है, तो सबसे पहली कैटेगरी में रिजर्वेशन तो हमें विमेन को ही दे देना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो विमेन को ही है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो विमेन है वो सब्जेक्ट है एट्रोसिटीज़ का, डोमेस्टिक वायलेंस का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। वैदिक एज से स्कॉलर का बिलीव है कि विमेन को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए मैन की तरह, पर कौन सुनने को तैयार है? कोई देने को तैयार नहीं है, ना ही तो सुनते हैं ना ही तो देते हैं। दे रिसीव्ड एजुकेशन एंड पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक लाइफ। हमने देखा है कि औरतों को एजुकेशन भी मिली है, वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं, वो प्रॉपर्टी भी रख सकती हैं और विडो रीमैरी भी कर सकती है। ये हमें वैदिक टाइम से ही ये सारी चीज़ों का पता है। पर एक्चुअल राइट में ऐसा होता है क्या? विडो जो विमेन होगी, जो औरत होगी, उसको बोला जाएगा अरे तुमने शादी कर ली, ये तो गलत बात है भाई, दोबारा तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर अगर वो यहीं पर मेल की बात होगी ना, तो मेल को इजीली उसकी फैमिली खुद ही शादी कर देगी। अरे बेचारा कैसे रहेगा अकेला, बच्चों को कौन संभालेगा? ठीक है, एजुकेशन में भी मेल को प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल, है ना? तो ये तो हमारी सोसाइटी में कुछ कुछ गलत होता आ रहा है। तो वैदिक सोसाइटी में तो भाई ये अच्छा था कि वो लोग एजुकेशन भी दे रहे थे, उन्हें पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट भी करा रहे थे, उनके पास प्रॉपर्टी भी थी, विडो रीमैरी कर लेती थी। पर धीरे 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 करके जो वीमेन थी उसका स्टेटस डिटोरिएट करता गया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग गए उसके ऊपर। औरतों से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट चल रहे थे उन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे, उन्हें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप नहीं लेने दी। बहुत सारे एविल कस्टम्स होते थे हमारी सोसाइटी में, सती, देवदासी सिस्टम, उन्हें अडॉप्ट किया गया। सती मतलब जिंदा औरत को फ्यूनरल पायर, उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर में मरे हुए पति के साथ जिंदा औरत को जला देना। देवदासी मतलब मंदिरों में लड़कियों को रखना जो पब्लिक यूटिलिटी बन जाएगी, उसे कोई भी आदमी आके यूज कर पाएगा, वो होता है देवदासी सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स आने लगे सोसाइटी में। वीमेन को एजुकेशन का एक्सेस नहीं दिया, उन्हें बर्डन की तरह ट्रीट किया। फिर धीरे धीरे करके एफर्ट्स किए हमने कि भाई वीमेन की कंडीशन को भी हमारी सोसाइटी में इम्प्रूव किया जाए। प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी हुए और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी हुए ही हैं बेटा। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सिस्टर निवेदिता, इन लोगों ने ट्राई किया विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने का। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Steps taken for upliftment of women, ये हम part 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है।